नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी मढ़ौरा में। जैसा कि हम पहले 2 सेट कर चुके हैं एसएससी जीडी के लिए, आज हम तीसरा सेट करेंगे और इस तीसरे सेट में 20 प्रश्न हैं और इस 20 प्रश्न को आप आगे बनाते चलेंगे और फिर मैं आपका आंसर करवा रहा हूँ। देखेंगे, पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था। सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना। तो यह 15वीं जनगणना थी, यह हमारी 15वीं जनगणना थी। कुल मिलाकर 15 जनगणना हमारी हो गई है और 16वीं जनगणना अभी होना बाकी है। इस 15वीं जनगणना के जो मुख्य आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली अभी एसएससी की लगभग सभी एग्जाम्स में जनगणना 2011 से प्रश्न आ रहे हैं और आप जरूर एक बार इसको अच्छे से पढ़ कर जाएं, जो कि 10 तारीख से परीक्षा प्रारंभ है। तो जनगणना 2011 को अच्छे से पढ़ कर जाएं। तो इस 15वीं जनगणना में जो कुल साक्षरता दर थी, कुल साक्षरता दर 74.04% थी और महिला साक्षरता दर 65.46% थी। इन दोनों के अंतर को पूछा गया है। तो इन दोनों का अंतर होता है आपका लगभग 8.5%। तो जनगणना 2011 में ये आपकी खास क्वेश्चन है, ये जिसमें दोनों डाटा याद रहना जरूरी है। इस जनगणना 2011 की और खास बात है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य जो हैं उनसे करीब 35 राज्यों का इसमें जनगणना किया गया। जनगणना का उद्देश्य होता है कि प्रति व्यक्ति को जानना, उसके स्त्री संख्या को, पुरुष संख्या को, बच्चे के लिंगानुपात को, आर्थिक वृद्धि, साक्षरता, आवास, घरेलू सुविधाएं, इन सभी का आकलन किया जाता है। 15वीं जनगणना की मुख्य लोगो जो था वो प्रगणक शिक्षिका थी। इसमें 640 जिलों का आकलन किया गया। अगर आपसे पूछे कि कितने जिला इसमें आकलन किया गया, 640, करीब 7,933 शहरों की जनगणना की गई। गांवों की बात करें तो इसके तहत 6,40,930 गांव हैं, ये डाटा याद रहना चाहिए। और कुल आबादी घनत्व, अगर आबादी घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें आकलन किया गया। दशकीय वृद्धि दर, अभी हाल ही में पूछा गया, दशकीय वृद्धि दर 17.64% था दशकीय वृद्धि दर। और भारत की आबादी अगर दुनिया में कहें तो दुनिया में भारत की आबादी 17.5% बताई गई। जिसमें और एक महत्वपूर्ण सवाल मैंने देखा था कि शिशु लिंगानुपात कितना निकल के आया, तो शिशु लिंगानुपात 919 निकल के आया। ये सभी प्रति 1000 पुरुषों पे संख्या होती है। ग्रामीण की बात करें तो इसमें ग्रामीण 923 थे और शहर की अगर हम बात करें तो शहरी 205 थे, 905 सॉरी। तो ये आपकी पूरी जनगणना 2011 है, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़कर एग्जाम में जाएंगे। सेट 3 हमारा, एक एक सेट का अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रश्न दूसरा है, हाथी परियोजना के तहत किस टाइगर रिजर्व के पास रिसोर्ट यानी थोड़ी देर के समय ठहरने का स्थान होता है, होटल, यह भी ठहरने का स्थान होता है, के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। हाथी परियोजना की बात करें तो सबसे पहले हम देश में चल रहे पहले हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो हाथी प्रोजेक्ट 1991-92 में प्रारंभ की गई थी। हाथी प्रोजेक्ट 1991-92 में प्रारंभ की गई थी और वर्तमान में हाथी की संख्या हमारे देश में, अगर हाथी रिजर्व की बात करें, हाथी रिजर्व, तो इसकी संख्या 32 है। और हाथी की संख्या अगर हम बात करें, हाथी की संख्या तो 29,964 हाथी हैं अभी वर्तमान में। 32 रिजर्व है, 29,964 हाथी है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है यह ओडिशा में है,
याद कर लेंगे, एक एक ऑप्शन अच्छे से याद करेंगे। भुवनेश्वर ओडिशा में है। मृदुमलाई की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब बात आती है टाइगर रिजर्व की, तो बाघों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए 1973 में पहली बार टाइगर रिजर्व लाया गया, टाइगर रिजर्व खोला गया और उसमें बाघों को संरक्षित करने का काम किया गया था। क्योंकि बाघों की संख्या को बचाना जरूरी था। तो टाइगर से 2-3 प्रश्न आपके टाइगर रिजर्व से आते हैं। वे टाइगर मैन किसको कहा जाता है? तो कैलाश सांखला, आप याद रखेंगे, कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं के प्रयास से पहली बार भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट हाथी आप याद कर लेंगे 1991-92 में। और हाल ही में जिम कॉर्बेट में हाथी परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व के पास जो बन रहे रिसोर्ट हैं उसको उस पर रोक लगा दी गई है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार रहता था? मुगलों की बात करें तो हर मुगल शासक जो था उसमें कुछ न कुछ खास चीजें होती थी। तो इन मुगलों का क्रम था, सबसे पहले मुगल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, बाबर था। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर और जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां और शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब। ये इस तरीके से मुगल सत्ता की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबर जो था यह प्रकृति प्रेमी था। कलंदर इसको कहा जाता था। 1526 से 1530 तक यह गद्दी पर बैठा रहा। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं आता है और ये 1530 से 1556 तक हुमायूं का काल रहता है। हालांकि हुमायूं का बीच में निर्वासन भी होता है, जिसमें बीच में उसका कार्यकाल टूटता है और उसके जगह शेरशाह सूरी आते हैं। इसके बाद पुनः वह गद्दी प्राप्त करता है। अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 तक अकबर का पीरियड रहा। हुमायूं, उसके बाद अकबर, हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1628 तक, 27 बोल सकते हैं आप, 1627 तक जहांगीर का पीरियड रहा। उसके बाद शाहजहां का पीरियड 1628 से 1658 तक शाहजहां का पीरियड रहा। और औरंगजेब का पीरियड 1658 से 1707, और यही 1707 से मुगल का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए बाबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबर कलंदर कहा जाता है। उसके बाद हुमायूं, हिंदी का स्वर्ण काल अकबर को, जहांगीर जिसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसी के दरबार में उस्ताद मंसूर अब्दुल समद, ये जो पक्षी चित्रकार था। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर जो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। औरंगजेब की बात करें तो इसके समय में मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में आदिम जीविका की बात करें, आदिम मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा के लिए भूमि उत्पादकता की स्थिति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो आपका इसमें आंसर क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम आदिम जीविका की बात करें कि भाई ऐसे लोग या हम यूं कहें कृषक जो पुराने व्यवस्थाओं पर टिके हैं, जो पुराने व्यवस्था पर टिके हैं, जैसे खेती करने के लिए हल, हंसिया आदि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को आदिम जीविका कृषि के लिए, है ना, उत्पादकता की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाना है। और ये करीब आते हैं निम्न वर्ग के लोग: स्वापक, औषधि और मन
प्रभावी पदार्थ संशोधन, पांचवा प्रश्न है, स्वापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021, यानी इंग्लिश में कहें तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया हो, अवैध मादक पदार्थ हैं। बिल 2021 हाल ही में, ऐसे 2014 में इसके लिए डाला गया था, आवेदन किया गया था, 2021 में लोकसभा में यह पारित हो चुका है। तो ये डेट पूछा था अभी हाल ही में सीपीओ एग्जाम में, तो अक्टूबर अगस्त में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा क्वेश्चन ये, तो आंसर बनेगा आपका 13 दिसंबर 2021। छठा प्रश्न है, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत, तो भारत के संविधान में सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे जो आता है वो उद्देशिका होती है, प्रस्तावना होती है, और वो उद्देशिका है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और उसी उद्देशिका में हम भारत के लोग कहा गया है, जिसके आधार पर इसका क्वेश्चन बनेगा जनता। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत जनता को माना गया है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के समय, ओणम को देखिए, ओणम जो त्योहार है, यह ओणम त्योहार सबसे पहले तो केरल में मनाया जाता है, और ऐसा माना जाता है मुख्य रूप से केरल का यह त्योहार है। तो किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? ये टीसीएस प्रश्न, नए ट्रेंड का ये प्रश्न है। पहले सिर्फ ये पूछा जाता था कि ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, अब ये पूछा जा रहा है कि ओणम किस राक्षस असुर राजा के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो राक्षस है महाबली, आंसर हो जाएगा आपका सी, महाबली। और ऐसा माना जाता है कि इसमें खेती अच्छी होती है, महाबली की हम पूजा करते हैं। ये जैसे हमारे यहाँ दीपावली का उत्सव होता है, घर में बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही इस महाबली की पूजा घर में बैठकर की जाती है, किसी मंदिर में नहीं जाया जाता। करीब 10 दिनों तक यह चलने वाला उत्सव होता है, और ऐसा माना जाता है कि हमारी कृषि फसल अच्छी होती है इनकी पूजा उपासना करने से। दूसरा प्रश्न है, कच्चे जूट, जूट की बात करें तो हमारे बिहार में इसको पटसन भी कहा जाता है, पटुआ, पटसन। तो जूट के सामानों के निर्यातक के रूप में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? तो जूट के सामान और जूट के निर्यात, निर्यात का मतलब होता है निर्यातक मंगाना, भेजना, आयात मंगाना। तो यहाँ पर जो इसमें निर्यातक के रूप में जो उभरा है नंबर 1, और वह देश है हमारा भारत। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आकार में 1 मिलीमीटर के मिलियनवें भाग वाला दुनिया का पहला आणविक रोबोट बना लिया है? पहला, और यह टोक्यो विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। आंसर हो जाएगा आपका मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब पेपर सॉल्व करेंगे तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, सही बात है। उद्योग नीति 1948 में योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना आप पढ़कर जाएं, पूरा का पूरा लिस्ट पढ़कर जाएं। पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष की योजना होती थी, और पहली पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1951-56, ये गलत है, ये हो जाएगा आपका 1951-56 सही होगा, 50-55 गलत होगा, 51-56 सही होगा। और पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो यही हमारा सही नहीं है, ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हाल ही में, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोनों अभी हाल ही में बिहार एसएससी सीजीएल 3rd सीजीएल में पूछा गया था। हेराल्ड डोमर पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल आधारित थी, और दूसरा नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 5 वर्षों की योजना होती थी। अब इस पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग आया। नीति की बात करें, NITI, N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
नीति आयोग की स्थापना हो गई। और नीति आयोग, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं। जैसे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया, और वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं हमारे नीति आयोग के, सुमन के बेरी, अभी हाल ही में बने हैं सुमन के बेरी, याद रखेंगे, हर मायने में आपका जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमन के बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। फिर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक उद्देश्य आत्मनिर्भर व्यवस्था था। बिल्कुल सही है, ये भी सही। तो 9 का आंसर क्या बनेगा? सी, जो कि गलत है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है? भील जनजाति की सबसे प्रसिद्ध, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा भगोरिया। जैसे होली हमारे यहाँ होता है, तो होली से 10 दिन पहले ये भील जनजाति एक भगोरिया उत्सव मनाती है, और इसमें नाच गान, जश्न, पूरा वो आनंद आमोद प्रमोद से पूरा इस नृत्य करते हैं। इस नृत्य शैली, जो नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है, वह है भगोरिया। याद रखेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, देखिए अगर पूरा डेट अगर आपको याद रखना है तो 12 जून 1905, युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप निरंतर जो भी सेट आपको मिल रहे हैं उसका पूरा अध्ययन करें, अच्छे से सुने, देखें, शेयर करें, सबको बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, भारत की डिजिटल मुद्रा को देश में पहली बार वर्ष 2023 की शुरुआत में जारी किया जाएगा। देखिए भारत की डिजिटल करेंसी पहली बार 2023 में जारी कर दी जाएगी। भारत में इस डिजिटल मुद्रा को कौन जारी करेगा? तो भारत की सभी करेंसी जारी करने का काम आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, आरबीआई की स्थापना। तो आंसर आपका क्या बनेगा? आरबीआई। आईएमएफ की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये। आईएमएफ की अगर हम स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर गठन पूछ दे तो गठन आप बताएंगे 27 दिसंबर 1945 आईएमएफ का गठन किया गया। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन जो आपका आईएमएफ है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में बनाया गया था, और ये विश्व की करेंसी का नियंत्रण करती है। भारत के वित्त मंत्री, ये गलत होगा। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1935, सॉरी 35 नहीं होगा, 1 जुलाई 1955 को आरबीआई की स्थापना की गई, एसबीआई की स्थापना की गई, सॉरी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में की गई थी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है। आपको पता है 4 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ऐसे 6 ऋतुएं होती है, लेकिन 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, और प्रत्येक ऋतु का अपना एक महत्व है। निम्नलिखित में से किसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है? तो वर्षा ऋतु के नाम से, देखिए शीत ऋतु नहीं, क्योंकि शीत ऋतु को शिशिर ऋतु के नाम से जाना जाता है। निवर्तनी मानसून, प्रगामी मानसून, ग्रीष्म ऋतु, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रगामी मानसून। फरवरी 2022 में चीन के संघाई में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके वुशु में भारत का पहला पुरुष विश्व चैंपियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन बना? तो देखिए सूर्य भानु प्रताप सिंह, ये भी वुशु से ही संबंधित खिलाड़ी हैं। राजवीर सिंह, ये बास्केटबॉल से हैं, बास्केटबॉल से संबंधित हैं। पवन गुप्ता, ये वुशु से हैं, और प्रवीण कुमार भी वुशु से हैं। आंसर बनेगा प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है? हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में पहली खुदाई की गई थी, दयाराम साहनी की अध्यक्षता में पहली खुदाई की गई थी। और हड़प्पा के स्थल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ स्थल ऑप्शन में है, कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में है? तो देखिए बालाकोट की बात करें तो बालाकोट पाकिस्तान में है। बालाकोट जो है यह वर्तमान यह पाकिस्तान में है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़ी, और इसी हनुमानगढ़ी जिले में कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। वहां से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, कई मिले। अमलानंद घोष जो हैं, उस अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज की थी। 1952 अमलानंद घोष, आप याद रखेंगे, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर की बात करें, चूंकि इस तरह से हमारी ये पूरा सिंधु सभ्यता था जिसमें कश्मीर था, कश्मीर से लेकर हमारा दाइमा ये पूरा दक्षिण, और इधर आलमगीरपुर, यही आलमगीरपुर उत्तर में पड़ता था, उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। और इस आलमगीरपुर की जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई, और ये करीब 1958 में की गई। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये भी याद रखेंगे, हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद कहता है धोलावीरा, तो धोलावीरा गुजरात में है, यह स्थल गुजरात में है और लूनी नदी के किनारे है। तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, 3 अंग्रेजी मिशनरी कैरी, मार्समैन और वार्क, ये अभी हाल ही में सीपीओ एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 3 अंग्रेजी मिशनरी कैरी, मार्समैन और वार्क ... में रहते थे और काम करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। डेनिश एनक्लेव था, उनके रहने का निवास स्थल को एनक्लेव के नाम से कहा जाता था। तो श्रीरामपुर के डेनिश एनक्लेव। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? क्योंकि अगर अपवाह तंत्र में ड्रेनेज सिस्टम में देखें तो 4 मुख्य अपवाह तंत्र हैं, जिसमें सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और दक्षिण की जो प्रायद्वीपीय नदी है उसमें सबसे बड़ी है कृष्णा। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गंगा नदी है। गंगा नदी जो गोमुख हिमानी से उत्तराखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर यह बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद यह गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। तो कई नदियां गंगा की बाएं और दाएं से मिलती हैं, जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, जिसमें घाघरा है, रामगंगा है, यमुना है, लेकिन इसमें भीमा नदी नहीं है, क्योंकि भीमा जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। ये भीमा कृष्णा की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? चूंकि धारा 370 और 35A जब हटाया गया था उसी समय विधानसभा को खत्म कर दिया गया, राज्य का दर्जा खत्म करके, और जम्मू कश्मीर को केंद्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019। थैलोफाइटा में निम्न में से पौधे शामिल हैं, क्योंकि थैलोफाइटा में लाइकेन आते हैं, इसमें शैवाल आते हैं, ठीक है, इसमें दोनों लाइकेन, शैवाल, और इसमें कवक भी आते हैं, मूल रूप से इसमें कवक भी आते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन और अंतिम है, निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक बल को लंदन बल के नाम से जाना जाता है? तो हाल ही में सीपीओ 2022 में पूछा गया, आंसर बनेगा ए, प्रकीर्णन बल। तो इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त हुआ। आप अच्छे से इसको वॉच करें, देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।